श्री रामचंद्र जी के जीवन, उनका जीवन दर्शन इस संदर्भ को समर्पित है। हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन से आज के वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है और उसका कैसे किस प्रकार से आज के हिसाब से क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है, इसी पर विचार करेंगे। भारत में नए नए संदर्भ आते हैं और हम पुराने संदर्भों को भुलाते जाते हैं। चीन के साथ संदर्भ चल रहा था, इसी बीच कोरोना आ गया, चीन को भूल गए। श्री राम मंदिर भूमि पूजन का समय आया, कोरोना को भूल गए। फिर कोई नया संदर्भ आएगा, इसको भूल जाएंगे। ये क्रम तो देखो चलता ही रहता है। सतयुग से लेकर और कलयुग तक का जो समय है, इस समय में जितने लोग धरती पर शरीर धारण किए, विशेषकर भारत भूमि पर, इन सभी के जीवन चरित्र को यदि देखा जाए तो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का जीवन सबसे उत्तम जीवन मिलता है और इसीलिए इनको पुरुषोत्तम भी कहा गया है। मनुष्य शरीर में उत्कृष्टता को धारण किया हुआ व्यक्तित्व, और इसीलिए भारत के लोगों के लिए और विशेषकर भारत की प्रकृति को धारण किए हुए लोगों के लिए, भारत की प्रकृति को जो धारण करता है वो सनातनी होता है। आम बोलचाल की भाषा में उसको हिंदू कहा जाता है। भारत के जो हिंदू सनातनी दूसरे देशों में बसे हुए हैं, उनके लिए भी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े आराध्य के रूप में हैं। कारण वही है कि श्री रामचंद्र जी जैसा पुरुषार्थी, श्री रामचंद्र जी जैसा राजनीतिज्ञ चार युगों में कोई नहीं हो सका। उनके आदर्शों की बराबरी करने वाला व्यक्तित्व अभी तक कोई खड़ा नहीं हो पाया, कोई पैदा नहीं हो पाया। इसलिए त्रेता काल के दूसरे चरण से लेकर और आज कलयुग के दूसरे चरण तक हमारे पूर्वजों ने भी श्री रामचंद्र जी के जीवन को अपना आदर्श माना। उनका प्रवास उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और श्रीलंका तक हुआ।
उनके जीवन का मूल चरित्र 14 वर्ष के वनवास, या इसे हम तपस्या भी कह सकते हैं, इसमें दर्शित होता है। और यही कारण है कि प्रत्येक कालखंड में रामचंद्र जी के जीवन और उनके जीवन के वृत्तांत पर अनेकों ग्रंथ लिखे गए। भारत की प्रत्येक संस्कृतियों ने, विशेषकर जहाँ जहाँ पर उनका प्रवास हुआ, उस संस्कृति के महापुरुषों ने उनका जीवन वृत्तांत लिखा है। उनका प्रवास अयोध्या से शुरू होता है और पश्चिमी भारत, फिर थोड़ा इधर पूर्वी भारत और मध्य भारत से होते हुए मध्य भारत के दोनों छोर, पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर, दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोरों से होते हुए रामेश्वरम तक आता है। इसके बाद समुद्र पार करते हैं, श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका में युद्धक प्रवास उनका होता है और फिर रावण को मारकर वापस लौटते हैं। तो जिन जिन संस्कृतियों में शायद उस समय प्रदेश न हो, इसलिए संस्कृति कहना ज़्यादा उचित होगा, जिन जिन संस्कृतियों में उनका प्रवास हुआ, उनका रहन सहन और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उस संस्कृतियों से लिया। लेते हुए जीवन, क्षेत्रीय बनकर जीवन जिया। और यही कारण है कि जिन जिन संस्कृतियों में उनके जीवन का वृतांत यानी रामायण लिखा गया, इसमें थोड़ी भिन्नता आती है। जैसे आज विशेष रूप से द्रविड़ संस्कृति के विद्वान ऋषि कंभ, उनके द्वारा उनके जीवन का लिखा गया वृतांत कंभ रामायण की कुछ विशेष बातों को आज के सत्र में रखने का प्रयास करूंगा। वाल्मीकि रामायण से लेकर कंभ रामायण तक तो आप ये भिन्न भिन्न ऋषियों महापुरुषों द्वारा लिखे गए रामायण को जब हम पढ़ते हैं, तब जो उनके जीवन का मूल उद्देश्य, उनके जीवन में दर्शित राजनीति लगभग एक जैसी मिलती है। उसमें कोई भिन्नता नहीं मिलती। इसलिए आज विशेष रूप से उनके जीवन के राजनीति वाले प्रसंग पर आपसे संवाद करने का हमने सोचा है। उनके जीवन का एक पक्ष जो उनके पिता और माता से जुड़ा हुआ है,
ये चिकित्सा शास्त्र का एक बड़ा अनोखा विषय है। और इसलिए भी गविसिद्धों के लिए यह संवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में देखते हैं कि उनके पिता राजा दशरथ, जो स्वयं में एक बड़े प्रतापी राजा हुए, वे युवावस्था तक निसंतान रहे। वृद्धावस्था की दहलीज पर उनके 4 पुत्र हुए। एक के बाद एक विवाह, 4 विवाह उनके पिता ने किया, लेकिन संतान उत्पन्न नहीं कर पाए थे। अपने राज्य को राजकुमार देने में सक्षम नहीं थे। यह स्पष्ट करता है कि राजा दशरथ का शरीर अनफर्टाइल था। वृद्धावस्था की दहलीज पर जब उनके राज्य के ऋषियों को यह डर सताने लगा कि राजा दशरथ, जो एक प्रतापी भी हैं, संस्कारी राजा भी हैं, प्रकृति को रक्षा करने वाले हैं, तो इनके बाद कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई अनैतिक व्यक्ति के हाथ में सत्ता न चल जाए, इसके लिए राजा दशरथ से एक राजकुमार इस राज्य को मिल सके, उनके संस्कार आधारित राजकुमार मिल सके, इस नियोजन से ऋषियों ने उनके अनफर्टाइल शरीर को फर्टाइल करने की दिशा में कुछ कार्य किए। देखो, ये गविसिद्धों के लिए इस विषय को समझना बहुत उपयुक्त है, क्योंकि आज का भारत और जो दुनिया की जो व्यवस्थाएं हो रही है, उसमें कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो रही है। जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों के ऊपर औषधि के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से, वैक्सीनेशंस के माध्यम से उनके शरीर की फर्टिलिटी को मारा जा रहा है। उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट किया जा रहा है। और ये प्रपंच यदि किसी दुष्टाचारी द्वारा निजी रूप में किया जाए तो आने वाले बच्चों को, पीढ़ियों को हम बचा सकते हैं। लेकिन इस दुष्टाचार में यदि हमारी सरकारें, यानी हमारे देश का राजा ही सम्मिलित हो, तो आने वाली पीढ़ियों को बचाना बहुत मुश्किल काम है। हम अगर कुछ बीते दिनों के संदर्भ को अगर लें तो स्पष्ट होता है कि पोलियो नाम के वैक्सीनेशन ने पूरी दुनिया में कैसा नंगा नाच खड़ा किया।
रेलवे स्टेशनों पर, हवाई अड्डों पर, बस स्टैंड पर बच्चों को पकड़ पकड़ करके पोलियो ड्रॉप ठोका गया, पिलाया गया। लगातार ऐसे केसेज आते रहे कि जिन बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिया गया है उनमें से बहुतेरे बच्चे पोलियो ग्रस्त हो गए। गाय के विज्ञान की दिशा में काम करते हुए मैं समझता हूं सबसे ज़्यादा प्रवास मेरा महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में मुझे 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस मिले जिनमें से कई बच्चों के आंकड़े भी अपने पास हैं कि उनको पोलियो ड्रॉप के सारे डोज दिए गए और फिर भी वो बच्चा पोलियोग्रस्त हो गया। केरल प्रांत में मेरा बहुत प्रवास हुआ 2017-2018 में। तो 2017-18 में केरल में भी मैंने देखा कि बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी वहाँ पर। बीच बीच में समाचार पत्रों में भी यह पढ़ने को हमें मिला कि पोलियो का बूंद लेते ही बच्चा मर गया। उत्तर प्रदेश के एक समाचार पत्र के माध्यम से एक जानकारी हमें मिली कि अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में पोलियो ड्रॉप से 2.5 लाख बच्चे मर गए। जांच पर पता चला कि पोलियो ड्रॉप्स में ही पोलियो होने का विष भरा हुआ था। ऐसे ऐसे बहुत सारे समाचार हर प्रांत में मुझे पढ़ने को मिला। इसके बाद पोलियो ड्रॉप के सप्लायर का जो है सप्लायर बदला गया, लेकिन बंद नहीं किया गया। इससे हम दो विषय पर आकर के रुकते हैं। या तो इस तरह के जो वैश्विक षड्यंत्र पूरी दुनिया में चल रहा है, इसको रोकने की ताकत हमारे देश के राजनीतिज्ञों में नहीं है, या वे इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। तीसरा कोई कारण हमें समझ में आता नहीं है। सबसे ज्यादा जो दुष्परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है प्रवास के दौरान, देखो 2013 से लेकर 2018 तक भारत के 23-24 प्रांतों में मैंने बहुत प्रवास किया है। वर्ष के 200 दिन मैंने प्रवास किया है और ज़्यादातर मेरा प्रवास ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के आंकड़ों की जानकारी मुझे है। ये पोलियो ड्रॉप से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हमारे देश के बच्चों को, उसमें हमने देखा है कि जिन बच्चों ने इसे लिया है उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में एक विशेष कमी आई है। वे बीमार ज़्यादा रहते हैं और मैं एक अगर ओवरऑल जानकारी जैसा कहूँ तो लगभग 1000 से ज़्यादा केसेस तो मेरी नज़रों में है जिन बच्चों को पूरा पोलियो का डोज दिया गया और उनको पोलियो हुआ। अगर इतना कुछ मुझे दिख सकता है तो इस देश की सरकारों को क्यों नहीं दिखता? ये
दिखता है तो फिर इनकी समझ क्यों नहीं बनती? समझ बनती है तो इसको बंद क्यों नहीं करते? हमारे देश की जो स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था है वो इतना लचर पचर है कि अच्छे से अच्छे प्रदेश में भी यदि आप सरकारी अस्पतालों में चल जाएं तो वहाँ मरीजों की दुर्गति ही होती है। कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये व्यवस्थाएं थोड़ी सी ठीक है। बार बार आपने समाचार पत्र में देखा ही होगा चित्र, सरकारी अस्पतालों के बेड पर मरीज नहीं कुत्ते आराम करते रहते। जिस देश की ऐसी लचर पचर व्यवस्था हो स्वास्थ्य की, उस देश के स्वास्थ्य कर्मचारी पोलियो जैसे वैक्सीनेशंस को लेकर के इतने जागरूक और इतने सतर्क हो जाते हैं कि रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टैंड पर, हवाई अड्डे पर बच्चों को मां के गोद से छीन छीन करके ये डोज देते हैं। ये दोनों संदर्भ बड़ा विरोधाभास लगता है। और बात यहीं तक तो छोड़ दो, स्कूलों में जा करके और वहां पर भी बच्चों के साथ ये करते हैं। कई माँ बाप बच्चों ने इसका विरोध भी किया कि मुझे नहीं देना, तो कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते। और वहीं पर एक बच्चा बीमार है और वो अपने सरकारी अस्पताल में जाता है तो वहां पूछने के लिए कोई नहीं। ये विरोधाभास जो है वो समझ से बाहर है। तो इसका जो परिणाम मैं देख रहा हूं कि भारत की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बड़ी अनफर्टाइल हो रही है। वर्ष 2011 का सर्वे रिपोर्ट, जिस पर सरकार के मंत्री कहते हैं कि ये सर्वे रिपोर्ट अधूरा है, ये भारत के शहरी क्षेत्रों का है, ग्रामीण क्षेत्रों को उतना नहीं जोड़ा गया है। इसको भी अगर देख लो, पढ़ लो, आप nick.in में जाकर के पढ़ लीजिए आप इसको, तो देखोगे सरकार ही कह रही है कि हमारे देश में बांझपन की स्थिति इतनी गहरी हो गई है कि आने वाली पीढ़ियों में प्रत्येक 100 में 25 युवा जिसका विवाह अभी हुआ है या 2-4 साल में होने वाला है, वो बाप बनने के काबिल नहीं है। उसका शरीर बांझ हो गया, नपुंसक हो गया। इतनी ज्यादा नपुंसकता भारत में आई कहां से? भारत और आसपास के देश का अगर भूगोल ले लें, जिसको हम दक्षिण एशिया कहते हैं, दक्षिण एशिया और अफ्रीका महादेश और थोड़ा सा हिस्सा दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का पूर्वीय तटीय हिस्सा, जिसमें सबसे बड़ा देश है ब्राजील। इसका भूगोल ऐसा है कि यहां जन्म लेने वाला हर जीव बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ये यहां का भूगोल है, जिसमें अगर पूरब से अगर मैं शुरू करूं तो मलेशिया, जापान, फिर आ गया आपका वर्मा, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये पूरे आप चले जाओ अरब तक, और फिर अरब से नीचे आ जाओ तो आपको पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश, और उससे फिर आगे आप बढ़िए तब दक्षिण अमेरिका का पूर्वीय तटीय हिस्सा। इन सभी देशों के एक 100 साल पहले का अगर भूगोल पढ़े हम, आसानी से भारत में इनका भूगोल मिल जाता है। 15-20 साल पहले 10वीं 12वीं तक के बच्चों को विश्व का भूगोल पढ़ना रहता है। उस विश्व का भूगोल पुस्तकें आज भी है, उसको उठा करके देख लो, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र
पृथ्वी का ऐसा भूगोल है जहां जन्म लेने वाला हर जीव बहुत ही फर्टाइल होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से 20 डिग्री नीचे का जो भूगोल है वो बहुत ही फर्टाइल भूगोल है। इस भूगोल में केवल जीव जगत नहीं बल्कि वनस्पति जगत भी बहुत फर्टाइल होता है। वनस्पतियां बहुत आसानी से उग जाती है, इसलिए जितने भी घनघोर जंगल हैं वे सब इसी क्षेत्र में हैं और मनुष्यों की संख्या भी सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में है। कल भी था, आज भी है। आने वाला कल कैसा होगा पता नहीं। इसके विपरीत जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर के भूगोल में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां वनस्पति भी बहुत कम है, जंगल भी बहुत कम है और मनुष्यों की आबादी भी बहुत कम है। जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की ओर जाते हैं वैसे वैसे भूमि की फर्टिलिटी कमते जाती है और उस भूगोल पर भूमि पर रहने वाले जीव जंतुओं की फर्टिलिटी भी बहुत कमती रहती है। ये इस तरह के जितने भी षड्यंत्र जो रचे जाते हैं, रचे गए हैं, आप देखोगे उसका जो मूल है वो वही क्षेत्र है, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, जहां फर्टिलिटी बहुत कम है। वहां के राजनीतिज्ञों को और उनके मन में शायद यह भाव बड़ा ही दंश मारता होगा कि उनका क्षेत्र अनफर्टाइल क्यों है और इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर जितने विचार खड़े किए गए ये सारे विचार उसी क्षेत्र से आए हुए हैं। तो आज जो भारत के युवाओं में नपुंसकता है और उसकी कोई सार्थक चिकित्सा वर्तमान के थेरेपियों में नहीं है। इस संकट से निकलने के लिए हमें रामायण के उस संदर्भ को पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से ऋषियों ने एक अच्छे राजकुमार की खोज में, एक संस्कारित राजकुमार की खोज में वृद्धावस्था में पहुंचे हुए दशरथ के शरीर पर काम किया और उनकी चारों रानियों का गोद भरने में वे सफल हो गए और इस प्रकार से सफल हुए कि भारत राष्ट्र को 4 पुरुषार्थी राजकुमार दिए। नियोजन एक का हुआ था लेकिन चारों रानियां फलित हुई। तो विशेषकर गविसिद्धों के लिए रामायण का यह संदर्भ है जो सबसे ज्यादा आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। कंभ रामायण में इसके ऊपर कोई विशेष चर्चा नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में जो रामायण जो लिखे गए, थोड़ा सा अंश आप तुलसीकृत रामायण से भी ले सकते हो, उसमें देखोगे कि इस संदर्भ को बड़ी गंभीरता के साथ रखा गया है। गविसिद्धों को वह संदर्भ पढ़ना चाहिए। आज जो वर्तमान में हर परिवार के साथ जो ये संकट खड़ा किया गया है, जिसे कह सकता हूं मैं कि यूरोप के गुंडे माफियाओं द्वारा जो ये संकट पूरी दुनिया में खड़ा किया गया है अनफर्टिलिटी का, इससे बाहर निकलने का राज उसमें मिल जाएगा। वहां पर भी हम देखते हैं कि गाय और अश्व, इन दोनों को बड़ा प्रमुख स्थान दिया गया था और इस विषय से जोड़कर देखा गया और इन दोनों की मदद से ही
राजा दशरथ की अनफर्टिलिटी को तोड़ा गया था। और केवल तोड़ा नहीं गया था, उस अवस्था में पुरुषार्थी बच्चा पैदा करने की तकनीक खोजी गई। उस तकनीक के छोटे मोटे प्रयोग पिछले पांच या अधिक से अधिक 6 वर्षों में मैंने करके देखा। परिणाम आप सभी गविसिद्धों के सामने हैं। सामान्य से बहुत अच्छे बच्चे पैदा हुए हैं। तो ये जो विषय है, राजा दशरथ की अनफर्टिलिटी को तोड़ने वाला जो विषय है, इस विषय पर यदि विशेषकर हम सारे गविसिद्धर अगर अच्छे से काम करें तो आज वर्तमान भारत में जो ये संकट वैक्सीनेशंस के द्वारा जो खड़े किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप केवल वैक्सीनेशन नहीं, इसके अलावा भी और सारी कई चीज़ें हैं, इसके कारण भारत का जो युवा अनफर्टाइल होता जा रहा है, विवाह के बाद भी वो जो बांझपन का शिकार है, इस संकट से हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। रामचंद्र जी के जीवन का दूसरा संदर्भ जो उनके बाल्यावस्था से संबंधित है, ये संदर्भ भी आपको वाल्मीकि रामायण में ज्यादा अच्छे से मिल पाएगा कि राजा दशरथ ने अपने चारों राजकुमारों का पालन पोषण कैसे किया। बचपन में क्या खिलाया, क्या पिलाया, किस प्रकार से उनका पालन पोषण किया कि चारों बल से, ज्ञान से, बुद्धि से इतने अधिक प्रवीण हो पाए। देखो, ये तो एक संस्कार भी है, लेकिन संस्कार जब तक पोषित नहीं हो तब तक वो फलित नहीं होता है। कोई भी बच्चा अपने माँ और पिता से ऊंचा संस्कार लेकर आया है, लेकिन बाल्यावस्था में अगर उस संस्कार को पोषण नहीं मिला, भोजन और परिवेश से पोषण नहीं मिला, तो फलित नहीं हो सकता या अपने सामर्थ्य से कम फलित होगा। इसलिए हमें रामचंद्र जी के जीवन के बाल्यावस्था को भी समझने की जरूरत है कि अयोध्या में किस प्रकार से इन चारों बालकों का पोषण, कैसा परिवेश उनको दिया गया, कहाँ से उनको ज्ञान दिया गया, बचपन में क्या खिलाया, कि उनका जो दशरथ से मिला हुआ ऊंचा संस्कार था वो और भी पुष्ट हो गया और ये चारों बच्चे अपने पिता से भी ज्यादा सामर्थ्यवान राजा हुए। तो हमारे लिए, विशेषकर गविसिद्धों के लिए, ये दो प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, राजा दशरथ की अनफर्टिलिटी को कैसे वृद्धावस्था में औषधीय प्रयोग से ठीक किया गया। दूसरा, जब ये चारों बच्चे हो गए तो इनके बाल्यावस्था का पोषण कैसे किया गया, ये अनुसरण करने का काम है। इसमें से बहुत कुछ हमें सीखने का काम है। तो ये दो बड़ा सुंदर है। हम सभी जानते हैं कि इन चारों बच्चों की शिक्षा जो है वो गुरुकुल में हुई। उस समय कोई कॉन्वेंट नहीं था, कोई मिशनरी नहीं था, और आज जैसे नियोजित स्कूल हैं, इस तरह का नियोजित स्कूल नहीं था। चारों बच्चों ने गुरुकुल में अध्ययन किया। गुरुकुल में ही उन्होंने शस्त्र विज्ञान सीखा, नीति शास्त्र सीखा, अर्थशास्त्र सीखा,
राजनीति सीखा और उच्च कोटि का राजनीति शास्त्र सीखा। इतना उच्च कोटि का राजनीति शास्त्र सीखा कि पूरे भारत को, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत को अपने 14 वर्ष के प्रवास में एक सूत्र में बांध दिया। और बात यहीं पर नहीं रुकती है। उन्होंने अपने जीवन को इतना आदर्शवान बनाया, अपने जीवन को एक रोल मॉडल की तरह खड़ा किया कि उनके जीवन पर ग्रंथ लिखे गए और उन ग्रंथों का अनुसरण करते हुए आज भी भारत एक सूत्र में बंधा है। आज जो राजनीतिज्ञों ने हमें बांट दिया है कि तुम यूपी वाले हो, तुम बिहार वाले हो, तुम राजस्थान वाले हो, तुम गुजराती हो, और हम अपने प्रदेशीय बातों को लेकर झगड़ पड़ते हैं, मन में भेद रख लेते हैं। जब हमारा कोई परिचय पूछता है, जी कहाँ से हो, यूपी वाला हूँ, मराठी हूँ, भारतीय हूँ कहने में ही नहीं आता। भाषाओं के भेद पे झगड़ जाते हैं। तू तमिल वाला है, तू हिंदी वाला है, तू गुजराती है, तू मराठी है। ये सारा तू में खड़ा कर रखा है। फिर भी जब बात श्री रामचंद्र जी की आती है तो हम अपने, आज भी देखो रामचंद्र जी के जीवन काल का जो है 17 लाख साल, कुछ गणितज्ञ 11 लाख साल भी कहते हैं, कुछ 17, जो भी रहा हो, इतने वर्षों के बाद भी जब उनका प्रसंग आता है तो हम अपने सारे मतभेदों को भूल करके एक हो जाते हैं। रामचंद्र जी यूपी वाले थे। अभी देखो 600-700 सालों के अथक प्रयास के बाद, 6-7 सालों तक पता नहीं कितने बलिदान के बाद, इधर बैठो आकर, आज उनकी जन्मभूमि पर उनकी याद में मंदिर का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने किया। पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया। जैसे ही ये प्रसंग आया, बंगाल के लोगों ने अपना बंगालीपन खो दिया, गुजरात के लोगों ने अपना गुजरातीपन खो दिया, महाराष्ट्र के लोगों ने अपना मराठीपन खो दिया। द्रविड़ों ने अपना द्रविड़पन खो दिया और जय श्री राम के साथ खड़े हो गए। गणित हम लगा सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी कितने बड़े राजनीतिकार थे कि उन्होंने मात्र 14 वर्ष के वनवास में भारत को एक ऐसे सूत्र में पिरो दिया कि जब भी उनका नाम आता है तो हम अपने क्षेत्रीय पहचान को भूल करके और राष्ट्रीय पहचान में आ जाते हैं। मुगलों ने क्षेत्रीय पहचान के आधार पर बांटने की कोशिश की 500 साल तक, अंग्रेजों ने 300 साल तक प्रयास किया, और हमारे काले अंग्रेजों ने, ये कांग्रेस वालों ने 60 साल तक बांटने का प्रयास किया।
फिर भी हमारे शरीर के रक्त रक्त से श्री रामचंद्र जी की राजनीति का यह सूत्र गया नहीं। आज भी भारत एक सूत्र में अगर बंधा हुआ है तो ऐसे महापुरुषों के कारण, ऐसे महापुरुषों के राजनीति, उनके जीवन के आदर्शों के कारण बंधा हुआ है। किसी भी तमिल भाषी का या कन्नड़ भाषी का, मलयाली का, तेलुगु का विचार उत्तर भारत के साथ किस विषय को लेकर के जुड़ता है? रामायण को लेकर के जुड़ता है, रामचंद्र जी को लेकर के जुड़ता है। वो भी कहता है कि रामचंद्र जी तो मेरे हैं। अगर कोई विदेशी उनसे पूछ ले कि रामचंद्र जी कौन है, तो कहता है जी मेरे हैं। वो ये नहीं कहता यूपी वालों के। ये राजनीति शास्त्र का मूल मंत्र है, राष्ट्र को एक सूत्र में बांध देने का। राजा दशरथ जी के समय भी भारत छोटे छोटे राजघरानों में बटा हुआ था। जातिगत राजघरानों में बटा हुआ था। पूरा देश भारतवर्ष कहलाता था, लेकिन राजकरण बिल्कुल अलग अलग था। और छोटे छोटे राजघरानों में बटे होने के कारण गुंडे, मवाली, अत्याचारी बहुत थे। राजाओं के आपसी मतभेद, एक दूसरे को नीच दिखाना, अपने राजकीय क्षेत्रों का विस्तार, ये सब बहुत था। सामान्य व्यक्ति के बीच ऐसा कुछ नहीं था। तो रामचंद्र जी ने राजनीति का इतना उत्कृष्ट नमूना पेश किया कि बिना कोई बड़े युद्ध किए बगैर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधकर एक भारतवर्ष राष्ट्र बना दिया। रामचंद्र जी का जीवन काल अगर आप पूरा पढ़ो रामायण, तो उन्होंने एक ही युद्ध की रचना की, श्रीलंका के साथ। भारत भूमि पर कोई युद्ध नहीं किया, कोई बड़े युद्ध की रचना नहीं की, जैसी युद्ध की रचना श्री कृष्णचंद्र जी ने की। उन्होंने भी पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक बड़े युद्ध की रचना की। उस युद्ध में सबको खपा दिया, शांति की स्थापना कर दी। लेकिन इसी विषय को श्री रामचंद्र जी के जीवन काल से, उनके जीवन के आदर्शों को जोड़कर अगर हम देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि बिना कोई बड़ा युद्ध किए बगैर भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो दिया। यह कोई छोटी राजनीति नहीं है, यह कोई सत्ता छीनने की राजनीति नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी की सत्ता नहीं छीनी, हराया सबको, युद्ध में सबको हराया। और सबसे देखो जो मुझे जो सबसे अच्छी जो बात लगती है, और विशेषकर ये कंभ रामायण से ये मेरी समझ जो बनती है कि बिना सेना के, बिना नियोजित सेना के सारे भ्रष्टाचारी राजाओं को हराया, मारा और सत्ता एक सरल और कुशल व्यक्तित्व के हाथ में सौंपा।
अभी तक जो इतिहास का पूरा संदर्भ हमें मिलता है उसमें हम यही देखते हैं कि कोई भी राजा किसी दूसरे देश पर जब चढ़ाई करता है तो उसके देश को जीतकर अपने राज्य में विलय कर लेता है, मिला लेता है। त्रेता कालखंड से लेकर द्वापर से लेकर के कलयुग तक की पूरी कहानी देख लो आप, आज भी यही है। चीन आक्रमण करता है, अब तो करता था कहना पड़ेगा। चीन 1955 से लेकर के और पिछले वर्ष तक या पिछले पाँच वर्षों तक लगभग ये देख लो लगभग 50-55 साल का जो समय है, इसमें जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चढ़ाई करते करते विस्तार ही किया है। 1945 का भूगोल अगर आप देखें तो आज चीन का जितना बड़ा क्षेत्रफल है उसका आधा भी नहीं था। वो विस्तार करते करते अपने क्षेत्रफल को 2 गुना से ज्यादा कर लिया। तो तब भी और आज भी कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर षड्यंत्र कर चढ़ाई कर अपने क्षेत्रों का विस्तार ही करता है। शायद राजा होने का, देश का शीर्ष नेता होने की यही परिभाषा दुनिया में गढ़ी गई है। लेकिन इसके विपरीत रामचंद्र जी का जीवन काल को अगर हम देखते हैं, उन्होंने हराया सबको, सारे क्रूर राजाओं को मारा, लेकिन किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को अपने राज्य में नहीं मिलाया। सत्ता वहां के स्थानीय कुशल नेतृत्व के हाथ में ही सौंपा और इस तरह से भारतवर्ष को वैचारिक बंधन में बांध दिया, एक आदर्श बंधन में बांध दिया। किशोरावस्था तक उन्होंने लगभग सारे अस्त्रों के कुशल संचालन का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और जैसे ही किशोरावस्था को पार किया उन्होंने, उनका विवाह होता है। और देखो उनका जो विवाह जो है, इससे भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इंटरकास्ट मैरिज हुआ है उनका, इंटर प्रांत मैरिज भी कह सकते हो उसको। लेकिन आज उस संदर्भ को, उस विषय को आज नहीं छेड़ूंगा। आज विशेषकर उनका जो राजनीतिक जीवन रहा है, इस विषय पर ही आपसे बात करूंगा। विवाह हुआ है उनका, लेकिन थोड़ा हिंट्स दे करके निकलता हूं। बिहार का एक भूभाग है जिसको मिथिला कहते हैं। वहाँ की मैथिली संस्कृति है, दुनिया में जानी जाती है, बड़ा ही अद्भुत है और बहुत ही मधुकर है। कहा जाता है कि 2 मैथिली अगर झगड़ा भी करें तब भी उसमें से मधुर रस टपकता है। इतनी ऊंची संस्कृति है मिथिला की। आज भी मिथिला में आप जाओगे तो वहां पर लोकगीत बहुत हैं। इन लोकगीतों में सबसे ज्यादा जो संदर्भ है वो रामचंद्र जी के विवाह का प्रसंग है, क्योंकि यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उनके ससुर जनक जी के अधीन। तो ये पूरा संदर्भ आज भी जीवित है मिथिला के लोकगीतों में। एक बार आप उसको सुनिए, पढ़िए, उसका विश्लेषण कीजिए तो मिल जाएगा। ये हिंट्स देके आगे निकलता हूं। इससे भी आज के युवाओं को बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है।
विवाह किससे किया जाए, धर्मपत्नी का चुनाव कैसे किया जाए, ये सारी चीजें आपको मैथिली लोक संगीत में आज भी मिल जाएगा। आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको, उस इतिहास को मिथिला की नारियों ने जीवंत रखा है, जीवित रखा है। अब उनको किसी न किसी निमित्त से 14 वर्ष का वनवास मिलता है। वो वनवास नहीं मिलता है, प्रकृति ने उनको खड़ा किया है कि इस टुकड़े टुकड़े में बिखरे हुए भारत को एक विचार में पिरो दो। तो पूरे भारत जो टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, छोटे छोटे राजाओं के क्षेत्रफल में जो टूटा हुआ है, इसको पिरोने के लिए वे निकलते हैं वहां से। राजा हैं, राजपुत्र हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, रथ घोड़े सैनिक किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सब त्याग करके निकलते हैं। उनके इस त्याग के पीछे की भावना को समझने की जरूरत है। चाहते तो अपने साथ एक बहुत बड़े सैनिक बल को लेकर के चलते, अपना मुंशी पीए सबको लेकर के चलते, रसोईया, जैसा आज होता है ना। आज हमारे देश के विशेष करके बाबा लोग को देखो, कथाकारों को देखो, अपने बाबा लोग कथा के लिए कहीं जाते हैं, अपनी पूरी टोली लेकर के जाते हैं। उनके एक नहीं दो दो चार चार पीए, अंगरक्षक, रसोईया, उनका वस्त्र धोने वाला, पूरी बारात लेकर के चलते 2-4 दिन की कथा के लिए, 2-4 दिन इतिहास सुनाने के लिए, और फिर बोलेंगे कि जी मैं तो रामचंद्र जी का साधक हूं। अभी एक राम कथावाचक है, पैसा दान देकर के अपना पाप धोना चाह रहे हैं। सब जानते हो, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। एक लैंड ब्रोकर इतना ही कर सकता है। तो उनका देखो, एक पूरे भारत को पिरोने के लक्ष्य को लेकर के निकलते हैं और किसी को साथ नहीं लेते। उनकी धर्मपत्नी भी वो जिद से आती है उनके साथ, और उसको नाकार नहीं सकते, क्योंकि उनका जीवन आदर्श है, तो नाकार नहीं सकते। भाई, छोटे भाई के अनुरोध को टाल नहीं सकते, इसलिए उनको साथ लिया और राजतंत्र के किसी भी साधन को नहीं लिया और निकलते हैं अयोध्या से। पैदल निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भारत के गांव-गांव को घूमना है, समझना है। वाहन से नहीं समझ सकते। और देखो, अयोध्या से चलते हैं, शायद उस समय, शायद नहीं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, उस समय पूरे भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो संस्कृत था। राजाओं की भाषा जो है संस्कृत थी, और सामान्य लोगों के पास बोलियां थी। इतिहास, वर्तमान का इतिहास भी कहता है कि लगभग 324 बोलियां थी भारत में उस समय। बोलने का जो है 325 से ऊपर बोलियां थी। एक कहावत के संदर्भ से अगर इस बात को मैं रखूं तो हर 20 कोस पर पानी और 40 कोस पर भाषा बदलने वाला यह देश था। कोस किलोमीटर से थोड़ा अधिक होता है,
तो हर 20 कोस, है ना, 20 कोस आप समझ लो 30 किलोमीटर से कम, 27-28 किलोमीटर के आसपास। भारत की भूमि ऐसी है कि हर 27-28 किलोमीटर पर 20 माइल पर पानी का स्वाद बदल जाता है, और 40 कोस पर भाषा। तो अंदाजा लगा लो 3000 किलोमीटर लंबा चौड़ा यह भारत, यहां पर कितनी बोलियां होगी। ये भाषाएं थी, बाद में इनको जो है संविधान में बोलियों के नाम से जोड़ा गया और कहा गया लगभग 325 बोलियां इस देश में है। इन बोलियों का सबसे ज्यादा नुकसान 1947 से लेकर के आज तक हुआ है। पता नहीं कितनी बोलियां खत्म कर दी गई। हिंदी के आधिपत्य ने कितनी बोलियों को रौंद दिया, कितनी संस्कृतियों का विनाश कर दिया जो बोलियों में पिरोहित था। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज तो एक ही होगा, वो संस्कृत। क्योंकि जितने भी त्रेता काल खंड के जो दस्तावेज ग्रंथों में, दस्तावेज नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो लिखा गया, उनके सारे के सारे संदर्भ और आधार संस्कृत में है। रामचंद्र जीवन के बाल्यावस्था से लेकर के और जितना दिन वो अयोध्या और अपने राज्य क्षेत्र में रहे और उसमें जितने भी उनके संस्कार किए गए, ये सारे संस्कारों के सूत्र संस्कृत में है। और आप कभी दक्षिण भारत आ जाओ, द्रविड़ प्रदेशों में आ जाओ, तो यहां जितने संस्कार होते हैं जीवन में, इन संस्कार के सूत्रों को जब मैं सामने रखता हूं तो दोनों एक ही लगता है। दोनों के एक ही सूत्र है, दोनों के स्वर एक ही है, आज भी, इतने सालों के बाद भी। तो इस आधार पर जो मेरा विचार मत बनता है कि उस कालखंड से लेकर के और बहुत वर्षों तक, शायद कलयुग के पहले चरण तक, पूरा भारत भले ही कितनी संस्कृतियों में बटा हो, लेकिन सभी राजाओं की जो राजभाषा थी, जिसको आज ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, वो संस्कृत ही थी। हमारे यहाँ तमिलनाडु में भी जो जन्म संस्कार होता है वो संस्कृत में ही पढ़ा जाता है। यज्ञों पे भी संस्कार होता है, वो भी संस्कृत में ही पढ़ा जाता है। मृत्यु संस्कार, कर्मकांड के सारे संस्कृत में है। यहां पर भी बस थोड़े से टोन, स्वर थोड़ा बदलता है। और यहां नहीं, पूरे भारत के किसी भी संस्कृति में चले जाओ तो ये मनुष्य जीवन के जो 16 संस्कार के सारे सूत्र हैं वो संस्कृत में ही क्यों हैं? तो यह स्पष्ट कर देता है कि भारत में भले राजाओं की संख्या बहुत रही हो, कितने राजतंत्र रहे हों, लेकिन सभी राजतंत्रों की जो भाषा थी, राजकीय भाषा थी, वो संस्कृत ही थी। इसीलिए उस कालखंड से लेकर के आज तक भारत की सभी संस्कृतियों में, सभी क्षेत्रों में मनुष्य जीवन के 16 संस्कार आज भी संस्कृत में पढ़े जाते हैं। तो उनको जब पूरे भारत को एक सूत्र में बांधना था तो चलते हैं वहां से, वो पैदल चलते हैं। तो देखो, व्यक्ति जब पैदल चलता है तो एक दिन में 20 माइल से ज्यादा नहीं चल सकता सामान्य रूप। तो ये जो 325 बोलियां थी हमारे देश में, ये सब आपस में जुड़ी हुई थी। केवल स्वर बदल करके नई बोलियां बन जाती थी। स्वर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और वो नई बोली में परिवर्तित हो गया। रामचंद्र जी अयोध्या से चलते, एक दिन में 20 माइल जाते, प्रवास डालते हैं, रात को रुकते हैं उस गांव में, और रुकने के बाद गांव के लोग आ जाते हैं। भाई, एक महान तपस्वी राजा का राजकुमार आया हुआ है, चलो मिलते हैं। पूरा गांव बैठता है, सबसे कुशल क्षेम पूछते हैं रामचंद्र जी। तो गांव वाले अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि जी हमारे यहाँ तो ये समस्या है, हमारे यहाँ तो ये समस्या है। वो पड़ोस वाला राजा आकर के लूट के जाता है तो वो
वो कर ज़्यादा ले लेता है तो वो सताता है, सुनते और उस गांव में तब तक रुकते हैं जब तक कि उन समस्याओं का वो निवारण न करते हैं। तो इस 14 वर्ष के वनवास में उनको छोटे छोटे युद्ध लड़ने पड़ते हैं, छोटे छोटे गुंडे मवालियों को निपटाना पड़ता है। सेना तो है नहीं उनके पास, इसको निपटाएंगे कैसे? तो देखो, यही आज सीखने की जरूरत है हमें। उनके जीवन का जो ये राजनीतिक पक्ष है, इसी पक्ष को सीखने की जरूरत है। और आज वर्तमान के भारत को यही चाहिए। ये मंथन का विषय है, लेकिन इस मंथन के विषय को राम कथावाचक बिल्कुल नहीं अपनी कथाओं में रखें। आज तक मैंने नहीं सुना। इस पर सबसे ज्यादा विश्लेषण राजीव भाई ने किया और उन्होंने राम कथा का एक नया प्रस्तुतिकरण दिया। YouTube पर है, आप ढूंढ करके सुन लेना। आप फिर भी भारत के राम कथा वाचकों को शर्म नहीं आती। तो आप देखोगे उस गांव में तब तक उनका प्रवास रहा है जब तक उस गांव की समस्या वो निपटा नहीं देते। तो समस्याओं को कैसे निपटाते? अयोध्या से चलते और सबसे ज्यादा समस्या, सामाजिक समस्या उनको नजर आती है भोजपुर क्षेत्र के बाद। भोजपुर एक बहुत बड़ा प्रांत रहा है उनके गांव। ये गंगा नदी के मुहाने पर, आज के वर्तमान भारत में देख लो तो ये आपको वाराणसी से लेकर के और इधर बंगाल की सीमा तक का क्षेत्र रहा है। उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र दूसरी संस्कृति में रहा है। तो सबसे ज्यादा सामाजिक समस्याएं उनको यहीं पर मिलती है। छोटे छोटे गुंडे मवाली सबसे ज्यादा उनको यहीं पर मिलते हैं। उनको खत्म करने के लिए, क्योंकि सेना है नहीं, लड़ेंगे कैसे? तो गांव में जब पंचायत बैठती है तो गांव के लोगों को सैनिक बनाते हैं। तुम्हारे ऊपर किया गया अत्याचार पड़ोसी आकर के नहीं लड़ेगा। देखो, ये सीखने की जरूरत है रामचंद्र जी की राजनीति से। तुम्हारे ऊपर अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो तुम्हारे बदले पड़ोसी नहीं लड़ेगा। और कब तक लड़ेगा वो तुम्हारे लिए? इसलिए अस्त्र तुमको सीखना है, उसके खिलाफ अस्त्र तुमको उठाने की जरूरत है। और वो साहस भरते हैं गांव के लोगों में। तो गांव वाले कहते जी मुझे तो लड़ना आता ही नहीं, मैं कैसे लड़ूं? तो गांव के लोगों को अस्त्र का प्रशिक्षण देते हैं। आज भी आप चले जाओ, आज भी ये चीजें उस भूमि के कण कण में बसी हुई है। आप कभी झारखंड का प्रवास करो, जिन क्षेत्रों में रामचंद्र जी का प्रवास हुआ है, जिनको आज की सरकारें आदिवासी कहती है, वो आदिवासी नहीं है, वो वनवासी भी नहीं है, वे सभी रामवासी हैं। पूरा भारत वनस्पतियों से भरा था, जंगल से भरा था। तो उन वनवासियों को अद्भुत अद्भुत अस्त्र बनाना सिखाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अस्त्र उनका धनुष है। वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, बांस को तोड़ो, काटो, रस्सी बांधो, अस्त्र बन गया। और धनुष बांध की शिक्षा देते हैं कि अपने ऊपर किया गया अत्याचार तुमको खुद लड़ना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं आएगा तुम्हारी रक्षा के लिए। और पूरे गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं और एक ग्राम सेना तैयार करते हैं। और फिर कहते हैं दुश्मनों से लड़ो। और जितने गुंडे मवाली थे सबको गांव वासियों से मरवाया, कटवाया। और एक आदर्श व्यक्तित्व को खोज करके उस गांव की सत्ता उस आदर्श व्यक्ति के हाथ में दे करके और फिर अगले गांव के प्रवास पे चले जाते हैं।
इसी प्रवास के दौरान वो बोलियों को सीखते हैं, क्योंकि सभी बोलियां आपस में जुड़ी हुई है। 40 कोस आगे गए, स्वर थोड़ा बदला और नई बोली हो गई। पूरा रामायण पढ़ो ना आप, अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक कभी भी कोई भाषाई समस्या रामचंद्र जी को नहीं हुआ, क्योंकि वो पैदल प्रवास पे चले। हाँ, 40 मील चलने में 2-3 दिन लगा, तो जो टोन बदला उतना ही बदलता है जितना महीने 2 महीने के प्रवास में व्यक्ति सीख सकता है। थोड़ी सी उनको द्विभाषीय की जरूरत पड़ी श्रीलंका में, थोड़ी सी। विभीषण ने ट्रांसलेशन किया है, थोड़ा, ज्यादा नहीं वो भी। क्योंकि वहां पर अचानक युद्ध करना था उनको। लेकिन अयोध्या से चलते हुए रामेश्वरम आने तक उनको द्विभाषीय की जरूरत नहीं पड़ी है। तो आज भी आप झारखंड में चले जाओ, वहां के जो रामवासी हैं, उनको तो मैं वनवासी भी नहीं कह सकता, वो सब रामवासी हैं। ये रामवासियों के जीवन आदर्श को देकर के देखो, आज भी रामनवमी का सबसे जो ऊंचा त्योहार उनके जीवन का है, वो उसी क्षेत्र में होता है। और वो कुछ भी माने, किसी को माने ना माने, कुछ भी करे, वो रामनवमी का त्योहार कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रामचंद्र जी ने उनको जीवन जीने का आदर्श सिखाया। और आज भी देखो, सरकारें जब अत्याचार करती है तो ये रामवासी सब धनुष बांध लेकर के निकल जाते हैं रोड पे। आ जाओ, उनके खून में है। भ्रष्टाचारियों और मवालियों को कैसे अपने बलबूते, अपने ज्ञान और सामर्थ्य से कैसे उनको मारना है, आज भी उनके रक्त में बसा हुआ है, और किसी से नहीं धारते। अब वो अलग बात है कि सरकारों ने बहुत सारे प्रपंच खड़ा करके उनके सामर्थ्य को तोड़ा है। आगे चलते हैं। आगे गांव मिलता है, वहां नई तरह की समस्या है। गांव के लोग बैठते हैं उनके पास सामने, अपना दुखड़ा सुनाते हैं। हमारे यहाँ तो ये समस्या है जी, सुना है आपने वहां उन समस्याओं का निराकरण कर दिया है, हमारा भी निराकरण कर दो। पूरे भारत के युवाओं को शस्त्र का ज्ञान इस 14 साल में रामचंद्र जी कर दे करके, और एक एक व्यक्ति को इस देश का योद्धा बनाया। सत्ता किसी की नहीं ली। नतीजा क्या हुआ? संपूर्ण भारत श्री राममय हो गया। राजनीति करनी है, ऐसे करो, किसी का क्षेत्र छीन करके, किसी का धन छीन करके ज्यादा दिन तक आप राज नहीं कर सकते। आज 17 लाख साल बाद भी श्री रामचंद्र जी हम भारतवासी पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के दिलों पर राज करते हैं। ऐसा राजा होने का और उनमें ऐसी राजनीति होने का जो गुण था, ये आज हमारे राजनेताओं को अनुसरण करने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरा मन कहता है कि श्री राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ है, और उस पर आने वाले कुछ दिनों में जो वहाँ श्री रामचंद्र जी का बहुत दुनिया का एक अद्भुत विशाल मंदिर बनने वाला है, उसमें ऐसी ही कथाओं का वाचन होना चाहिए। रामचंद्र जी के जीवन के ऐसे जितने भी संदर्भ हैं जिसमें राष्ट्र स्वावलंबी हो सकता है, संपन्न हो सकता है, सशक्त हो सकता है, ऐसी ऊंची भावनाएं वहां से प्रसारित होनी चाहिए। और तभी श्री राम मंदिर के निर्माण का जो भाव है
वो पुष्ट हो सकेगा। कितना समय हुआ है? 6:15। हाँ, 6:15 हो गया है। आगे दूसरा, भगवान किया है। हाँ, दूसरा सत्र भी है। तो मैं सोच रहा था ये घंटे भर में मैं कर दूंगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, इसलिए इसको यहीं पर जो है वो मुझे पूर्ण तो नहीं कह सकता हूँ, यहीं पर छोड़ता हूँ इस विचार के साथ कि श्री रामचंद्र जी के जीवन में जो राजनीति का विषय है इसको आज के युवा समझें, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बिना सेना के, बिना धन के, केवल नीति और बुद्धि के आधार पर बांध दिया, खड़ा किया, यह सीखने की जरूरत है। आज के युवा जब कहीं जाते हैं किसी काम करने के लिए तो कहते हैं जी पैसा चाहिए, हाँ, लड़ाई करना है तो कहते हैं जी अस्त्र चाहिए। अरे भाई, रामचंद्र जी के जीवन को देखो ना, पूरे भारत में कितने युद्ध किए उन्होंने, छोटे छोटे, बड़े बड़े, यहां तक कि श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए भी वो अयोध्या से पैसे नहीं लिए। इतना बड़ा युद्ध कर लिया, इतना बड़ा रावण, जिसको ये घमंड था कि दुनिया की कोई ताकत, ब्रह्मांड की कोई ताकत, कोई देवता की हैसियत नहीं थी जो उससे लड़ सके। इतना बलशाली, शक्तिशाली राजा के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी उनको धन की जरूरत नहीं पड़ी। देखो, दिल में अगर कुछ करने का विचार अगर परिपक्व है, संकल्प अगर गहरा है, तो कोई चीज उसे रोक नहीं सकती। धन विषय नहीं होता। ये दो चीजें संकल्प कर लो मन में, काम करने का विचार, दृढ़ संकल्पता ले लो, कोई काम रुकता नहीं। धन के अभाव में कोई काम नहीं रुकता। इसलिए जीवन में कभी ये विषय नहीं लेना कि गाय का विज्ञान हमें इस देश में खड़ा करना है तो इसके लिए धन नहीं है। तो ये सारा कुछ रामचंद्र जी के जीवन से सीखने की जरूरत है। और फिर यदि कभी कोई ऐसा संदर्भ मिला तो रामचंद्र जी के जीवन के ऐसे प्रसंगों पर फिर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। आज इस सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं।